हेलो दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जनरल साइंस का टॉपिक मानव रोग एवं स्वास्थ्य के बारे में जाना है, समझा है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिए। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे चैप्टर को चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव रोग और स्वास्थ्य, ह्यूमन डिसीज एंड हेल्थ। तो दोस्तों आइए दोस्तों सबसे पहले हम रोग की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि रोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों शरीर के किसी भी अंग के ठीक से कार्य न करने की स्थिति को रोग कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर का कोई भी अंग है, वह ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो उसी को हम रोग कहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको रोग की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोस्तों आइए अब हम रोग के कारक के बारे में जान लेते हैं कि रोगों के कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है जैविक कारक। इसको इंग्लिश में बायोलॉजिकल फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों जैविक कारक जीवाणु, विषाणु, कवक और कृमि और प्रोटोजोआ आदि जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों नंबर 2 पे आता है रासायनिक कारक। इसको इंग्लिश में केमिकल फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों रासायनिक कारक में अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आते हैं। और दोस्तों भौतिक कारक, इसको इंग्लिश में फिजिकल फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों फिजिकल फैक्टर में तापमान, आर्द्रता आदि आते हैं। और दोस्तों नंबर 4 पे आता है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक में आते हैं मोच, जख्म और फ्रैक्चर। दोस्तों हमारा पैर मोच जाता है या फिर जख्म हो जाता है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये सभी यांत्रिक कारक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे आता है हीनताजन्य। हीनताजन्य इसको इंग्लिश में डेफिशिएंसी कहा जाता है। दोस्तों हीनताजन्य के अंतर्गत खनिज, विटामिन और प्रोटीन तथा हार्मोन आते हैं। दोस्तों आइए अब हम रोगों के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रोग को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। नंबर 1 जन्मजात रोग और नंबर दूसरा उपार्जित रोग। दोस्तों जन्मजात रोग जैसे कि कोई बच्चा है तो वह गर्भावस्था में ही है, तो वह जैसे ही वह जन्म जाता है तो दोस्तों उसमें रोग आ जाते हैं, जैसे कि होठ का कटा होना, पैर का मुड़ा होना या वर्णांधता या हीमोफीलिया। दोस्तों ये रोग जब बच्चा पेट में होता है तभी से उसमें उपस्थित होते हैं, तो इन रोगों को हम जन्मजात रोग कहते हैं। और दोस्तों नंबर 2 पे आता है उपार्जित रोग। दोस्तों उपार्जित रोग को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संक्रामक रोग और नंबर 2 असंक्रामक रोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम संक्रामक रोगों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संक्रामक रोग को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु जनित रोग, नंबर 2 विषाणु जनित रोग और नंबर 3 कवक जनित रोग और नंबर 4 प्रोटोजोआ और नंबर 5 कृमि। और दोस्तों असंक्रामक रोग को भी 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 एलर्जी और नंबर 3 आनुवांशिक और नंबर 4 हीनताजन्य और नंबर 5 पे आता है यांत्रिक। तो दोस्तों रोग क्या होते हैं? दोस्तों रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जन्मजात रोग और नंबर 2 उपार्जित रोग। दोस्तों जन्मजात रोग वह होते हैं जो किसी बच्चे में गर्भ के समय से ही मौजूद होते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वह रोग उस बच्चे में
पहले से ही मौजूद होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि होंठ का कटा होना और दोस्तों पैर का मुड़ा होना या फिरा होना और दोस्तों वर्णांधता या हीमोफीलिया। और दोस्तों उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 संक्रामक रोग और नंबर 2 असंक्रामक रोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में संक्रामक रोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संक्रामक रोगों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु जनित रोग, नंबर 2 विषाणु जनित रोग और नंबर 3 कवक जनित रोग और नंबर 4 प्रोटोजोआ और नंबर 5 कृमि। और दोस्तों असंक्रामक रोगों को भी 5 भागों में बांटा गया है। कैंसर, नंबर 2 एलर्जी, नंबर 3 आनुवंशिक, नंबर 4 हीनताजन्य एंड 5वें नंबर पर है यांत्रिक रोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम संक्रामक रोगों के बारे में जान लेते हैं जो संक्रमण के द्वारा फैलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीवाणु जनित रोगों के बारे में जान लेते हैं। आइए दोस्तों जीवाणु जनित रोग में पहले नंबर पे आता है टाइफाइड या आंत का रोग। तो दोस्तों टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा फैलता है और दोस्तों यह हमारी आंत को प्रभावित करता है। और दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसका परीक्षण या टेस्ट बिडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको टाइफाइड समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह आंत को प्रभावित करता है, इसीलिए इस रोग को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों नंबर 2 पे आता है तपेदिक या क्षय रोग या टीबी। दोस्तों इसको सामान्य भाषा में टीबी भी कह सकते हैं। दोस्तों टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है और दोस्तों यह हमारे फेफड़े या लंग्स को प्रभावित करता है। दोस्तों इसका उपचार डॉट्स केंद्रों में होता है और दोस्तों इसका परीक्षण या टेस्ट मेंटेक्स टेस्ट द्वारा किया जाता है और दोस्तों इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो दोस्तों जन्म से लेकर 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जिससे कि किसी बच्चे को टीबी या क्षय रोग का रोग ना हो। तो आइए अब हम तीसरे नंबर के रोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर का रोग होता है हैजा। दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग हैजा होता है तीसरे नंबर का। तो दोस्तों हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है और दोस्तों यह हमारी आंत को प्रभावित करता है। और दोस्तों नंबर 4 पे आता है डिप्थीरिया। दोस्तों डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है और दोस्तों यह हमारे वायुनाल को प्रभावित करता है। दोस्तों नंबर 5 पे आता है काली खांसी। काली खांसी हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है और दोस्तों यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। और दोस्तों नंबर 6 पे आता है टिटनेस या धनुष टंकार या लोक जो इसको कहा जाता है। तो दोस्तों यह फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा फैलता है और दोस्तों यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों इस रोग में व्यक्ति की कमर पूरी तरह से मुड़ जाती है, जिससे कि व्यक्ति धनुष के जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इस रोग को धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नंबर 7 पे आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फैलता है और यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। दोस्तों नंबर 8 पे आता है कोढ़ या कुष्ठ रोग। दोस्तों कोढ़ या कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलता है और दोस्तों यह हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। दोस्तों इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की त्वचा पूरी तरह से सफेद हो जाती है। दोस्तों इसी को हम कोढ़ या कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं।
दोस्तों नंबर 9 पे आता है प्लेग या काली मौत। दोस्तों यह बैसिलस पेस्टिस द्वारा फैलता है, यानी कि चूहे से होने वाली बीमारी को प्लेग या काली मौत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह हमारे श्वासनाल को प्रभावित करता है। और दोस्तों नंबर 10 पे आता है गोनोरोहिया। गोनोरोहिया नाइसेरिया गोनोरोहिया द्वारा होता है। और दोस्तों यह जनन अंगों को प्रभावित करता है। और दोस्तों नंबर 11 पे आता है सिफिलिस। दोस्तों सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम द्वारा फैलता है। और दोस्तों यह भी जनन अंगों को प्रभावित करता है। दोस्तों यह रोग लैंगिक रूप से फैलते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको जीवाणुओं से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा। विषाणुओं से होने वाले रोग यानी कि विषाणु जनित रोग। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आएगा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दोस्तों यह रोग विषाणु यानी कि HIV विषाणु द्वारा फैलता है। दोस्तों HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु या वायरस। दोस्तों इस रोग का टेस्ट एलाइजा द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह रोग ब्लड के प्रत्याधान यानी कि रक्त प्रत्याधान से भी फैलता है। और दोस्तों संक्रमित सुई का उपयोग करने से फैलता है। और दोस्तों यौन संबंध से भी फैलता है। तो दोस्तों यह रोग रक्त प्रत्याधान, संक्रमित सुई और यौन संबंध से फैलता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको एड्स समझ में आ गया होगा। दोस्तों नंबर 2 पे आता है रेबीज या जलभीत या हाइड्रोफोबिया। दोस्तों इस रोग में व्यक्ति को जल से डर लगने लगता है। यह रोग रेबीज नाम के विषाणु द्वारा फैलता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसको यह रोग हो जाता है। और दोस्तों इस रोग में व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों जैसे ही व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो यदि व्यक्ति के पैर में किसी कुत्ते ने काट लिया है तो कुत्ते के दांतों के साथ लार्वी व्यक्ति के घाव द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और व्यक्ति को रेबीज नाम का रोग हो जाता है। जब इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो व्यक्ति कुत्तों जैसा भौंकने लगता है। इस रोग में व्यक्ति को 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दोस्तों नंबर 3 पे आता है पीलिया। पीलिया हेपेटाइटिस नाम के विषाणु द्वारा फैलता है। और दोस्तों यह हमारे यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। और दोस्तों इसमें व्यक्ति के नाखून पीले कलर के हो जाते हैं। और दोस्तों साथ ही व्यक्ति को बुखार टाइप का बना रहता है। और दोस्तों व्यक्ति की पीली आंखें भी पड़ जाती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पीलिया भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम चौथे नंबर के रोग पोलियो के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु द्वारा फैलता है। और दोस्तों यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों नंबर 5 पे आता है डेंगू। डेंगू विषाणु द्वारा फैलता है। दोस्तों डेंगू में व्यक्ति की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। और दोस्तों सिर में दर्द भी होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको डेंगू भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों नंबर 6 पे आता है छोटी माता। दोस्तों छोटी माता वेरिसेला जोस्टर द्वारा फैलता है। दोस्तों इस रोग में व्यक्ति की त्वचा प्रभावित होती है। दोस्तों इस रोग में व्यक्ति की त्वचा पर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना निकल आती है जिसको छोटी माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नंबर 7 पे आता है चेचक या बड़ी माता। दोस्तों बड़ी माता वेरिओला विषाणु द्वारा होता है। और दोस्तों इसमें भी त्वचा प्रभावित होती है।
दोस्तों बड़ी मात्रा में बड़े बड़े दाने निकल आते हैं त्वचा के ऊपर। दोस्तों जब ये दाने फूट जाते हैं या इनमें दरारें पड़ जाती हैं तो व्यक्ति को भयंकर दर्द का एहसास होता है। और दोस्तों नंबर 8 पे आता है गलसुआ। दोस्तों गलसुआ मम्प्स विषाणु द्वारा फैलता है। दोस्तों यह पैराटाइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। दोस्तों नंबर 9 पे आता है आम सर्दी। यह राइनो विषाणु द्वारा फैलता है। दोस्तों इस रोग में श्वास मार्ग प्रभावित होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आम सर्दी भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों नंबर 10 पे आता है इन्फ्लुएंजी विषाणु द्वारा होता है। दोस्तों इसमें श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इन्फ्लुएंजा भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कवक जनित रोग। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर दाद आती है। दाद ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा फैलता है। और दोस्तों प्रभावित अंग यह हमारी त्वचा को प्रभावित कर देता है। दोस्तों इसमें व्यक्ति के शरीर पर रिंग जैसी संरचना बन जाती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के दाद हो जाती है तो उस व्यक्ति का हमको सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दाद एकदम से बहुत ही जल्दी फैल जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही व्यक्ति इसको अपने हाथ से छू लेता है और वही हाथ किसी दूसरी जगह लगा लेता है तो इससे भी यह फैल जाती है, बहुत जल्दी फैलती है दोस्तों दाद। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। दोस्तों नंबर 2 पे आता है खाज या स्कैबीज। दोस्तों खाज एस्केरस स्कैबीज नामक कवक द्वारा फैल जाती है। दोस्तों इसमें त्वचा प्रभावित हो जाती है और व्यक्ति को खुजली हो जाती है। तो दोस्तों इसी को हम खाज कहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों नंबर 3 पे आता है गंजापन। गंजापन टिनिया कैपिटिस नामक कवक द्वारा होता है। और दोस्तों इसमें व्यक्ति का सिर प्रभावित हो जाता है। दोस्तों व्यक्ति के बाल झड़ जाते हैं इस रोग में, इसी को गंजापन कहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको गंजापन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारे पॉइंट नंबर 4 पे आता है एथलीट फुट। दोस्तों एथलीट फुट टिनिया पेटीज नामक कवक द्वारा होता है। और दोस्तों इसमें व्यक्ति के पैर प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे आता है अस्थमा। अस्थमा एस्परजिलस फ्यूमेगेट द्वारा फैलता है। दोस्तों अस्थमा एस्परजिलस फ्यूमेगेट नामक कवक द्वारा फैलता है। और दोस्तों इसमें व्यक्ति का वायुनल प्रभावित हो जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको कवक जनित रोग भी समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम प्रोटोजोअन जनित रोगों के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रोटोजोअन जनित रोग। दोस्तों प्रोटोजोअन जनित रोग में सबसे पहले नंबर पर आता है मलेरिया। दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। और दोस्तों इसमें व्यक्ति का यकृत या लीवर प्रभावित हो जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मलेरिया भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। और दोस्तों नंबर 2 पे आता है पेचिस अमीबियासिस। पेचिस अमीबियासिस। दोस्तों यह एंटामीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। और दोस्तों इसमें व्यक्ति की आंत प्रभावित हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 3 पे आता है पायरिया। पायरिया में व्यक्ति का मुंह प्रभावित हो जाता है। दोस्तों मुख से व्यक्ति के मुख से बहुत ही बुरी बदबू आती है। और दोस्तों यह रोग एंटामीबा जिंजल बेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है
कालाजार। दोस्तों कालाजार लेशमानिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है और दोस्तों इसमें व्यक्ति का संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। दोस्तों नंबर 5 पे आता है निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। दोस्तों यह रोग ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है और दोस्तों मक्खी सी मक्खी भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें व्यक्ति की लसिका ग्रंथियां तथा मस्तिष्क ब्रेन प्रभावित हो जाता है। मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना है, समझा है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों पहले नंबर पर आनुवंशिक रोग में आता है वर्णांधता। दोस्तों वर्णांधता इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। दोस्तों वह व्यक्ति पहचान नहीं पाता कि कौन सा कलर लाल रंग का है और कौन सा कलर हरे रंग का है। दोस्तों इस रोग की वाहक महिलाएं होती हैं। दोस्तों यह एक्स गुणसूत्र पर होने वाली बीमारी है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वर्णांधता समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हमारे पॉइंट नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इस रोग में रोगी व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रोग को रॉयल बीमारी कहा जाता है या शाही रोग कहा जाता है। दोस्तों यह रोग भी एक्स गुणसूत्र पर होने वाली बीमारी है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हीमोफीलिया भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम तीसरे नंबर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में यह रोग केवल महिलाओं में होता है। इस रोग से ग्रसित महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र कम होता है जिससे महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं बन पाते हैं तथा महिलाएं बांझ हो जाती हैं, जैसे कि 44+X0। दोस्तों इनमें एक एक्स गुणसूत्र कम होता है इसलिए यह 0 लगी हुई है। दोस्तों अगर एक एक्स गुणसूत्र कम नहीं होता तो 44+XX गुणसूत्र हो जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको टर्नर सिंड्रोम भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए चौथे नंबर के सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में रोग से ग्रसित व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। यह रोग नर में होता है। अतिरिक्त गुणसूत्र XXY के कारण पुरुषों में महिलाओं की तरह स्तनों का विकास हो जाता है तथा दोस्तों वृषण छोटे रह जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम 5वें सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारा 5वें नंबर पर आता है डाउन सिंड्रोम। दोस्तों डाउन सिंड्रोम में इस रोग को मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस रोग से प्रभावित या ग्रसित व्यक्ति में 21वां गुणसूत्र अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। दोस्तों इस रोग में 21वां गुणसूत्र अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको डाउन सिंड्रोम भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हमारा 6वें नंबर का सिंड्रोम आता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस रोग में 13वां गुणसूत्र में अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। इससे ग्रसित रोगी का होंठ कटा तथा तालू चिरा होता है तथा मानसिक रूप से विकृति आती है। इसी को हम पटाऊ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी, लेकिन दोस्तों नामकरण
फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों, फ्रेडरिक हॉपकिन नाम एग्जाम की दृष्टि से गलत माना जाता है। तो दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की थी या नाम किसने दिया था, तो दोस्तों आपको फंक लगाना है। इसका फंक सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आते हैं जल में घुलनशील, मतलब ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं। इन विटामिनों का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 के, ई, डी और ए। ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम 13 प्रकारों के विटामिन के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे विटामिन ए आता है। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। दोस्तों, रतौंधी रोग या जीरोफिथिलिमिया रोग हो जाता है। और दोस्तों, इसकी खोज की थी मैकुलन नाम के वैज्ञानिक ने। विटामिन की खोज मैकुलन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और दोस्तों, विटामिन ए की अगर किसी व्यक्ति को कमी हो जाती है तो इसके लिए गाजर का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, गोल्डन राइस और दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, जिससे कि दोस्तों रतौंधी रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। और दोस्तों, व्यक्ति की आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, आप विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए गाजर का सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, गोल्डन राइस तथा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम विटामिन B1 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और दोस्तों, इसके स्रोत हैं मटर तथा सेम की फली, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम विटामिन B2 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। दोस्तों, विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं। और दोस्तों, विटामिन B2 की खोज मैकुलम नाम के वैज्ञानिक ने की थी। आइए दोस्तों, विटामिन B3 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। और दोस्तों, इससे रोग पेलेग्रो नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां तथा दूध और अंडे का सेवन करना चाहिए। आइए दोस्तों, विटामिन B5 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेलिक अम्ल होता है। और दोस्तों, इससे बालों का सफ़ेद होना रोग हो जाता है। दोस्तों, कम उम्र में बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस रोग से बचाव के लिए मांस, मछली और अनाज का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, आइए अब हम विटामिन B6 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। दोस्तों, पायरिडॉक्सिन B6 का नाम होता है। दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों, और अब आता है विटामिन B7 और विटामिन H। दोस्तों, इनका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और दोस्तों, इनकी कमी से बालों का झड़ना रोग होता है। बाल झड़ते हैं इस रोग में। और दोस्तों, इस रोग से बचाव के लिए मांस, मछली और अनाज का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, विटामिन 9 या विटामिन 11। दोस्तों, इनका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। और दोस्तों, इन दोनों की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों,
इन रोगों से बचाव के लिए मछली तथा मांस का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों नंबर 8 पे आता है विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। दोस्तों इस रोग की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों इस रोग से बचाव के लिए पालक, हरी पत्तियाँदार सब्जी और दूध का सेवन करना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम विटामिन सी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और दोस्तों इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों इसके खोजकर्ता होलकट नाम के वैज्ञानिक को माना जाता है। और दोस्तों इसके स्रोत हैं आंवला, खट्टे फल। दोस्तों इस रोग से बचाव के लिए आंवला और खट्टे फल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब आता है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। दोस्तों इसकी खोज की थी हॉपकिन नाम के वैज्ञानिक ने। दोस्तों इसमें सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग या ऑस्टियोमेलिशिया नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों यानी कि आपको धूप में बैठ जाना चाहिए। हमारे शरीर को धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए थोड़ा सा धूप में बैठ जाना चाहिए। और दोस्तों मछली का, यकृत का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अब आता है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। दोस्तों इस रोग की कमी से नपुंसकता और बांझपन इत्यादि रोग हो जाते हैं। दोस्तों इस रोग से बचाव के लिए बादाम, अखरोट, सूखे मेवे, मूंगफली, फलियां, अंकुरित अनाज का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों लास्ट आता है विटामिन के। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और दोस्तों इस रोग की कमी से हीमोफीलिया नाम का रोग हो जाता है। और दोस्तों इस रोग की कमी को पूरा करने के लिए खजूर, कीवी और पपीता का सेवन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे विटामिन्स खत्म हुए। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।